हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल एक ठोस शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 वॉल्यूम 1, और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा 15 सेट मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दूंगा और बिहार दरोगा की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाती है। पिछले बार भी कराई गई थी और अब भी स्टार्ट कर दिया गया है 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में आने वाली है उससे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर हम लोग 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 2 घंटे का समय दिया गया है। बिल्कुल आपके एग्जाम के जो पैटर्न है उसी पर आधारित इसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इनमें से सही कथन आपको बताना है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल इन सब की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग जो थे यह भेड़, बकरी, भैंस इन सब जानवरों का पालन करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैन धर्म के 3 रत्न, जिसको कि त्रिरत्न कहा जाता है, उसमें शामिल है। तो आपको पता है कि ये कौन कौन से त्रिरत्न है जैन धर्म के। तो सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था पल्ली छंदम। पल्ली छंदम इनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, गैर ब्राह्मण जमींदारों की जो भूमि थी उनको कहा जाता था वेला बगाई। ठीक है, उपहार स्वरूप जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था ब्रह्मदेव। और फ्रेंड्स, जो स्कूलों के अनुरक्षण के लिए जो दिया जाता था उसको साला भोग कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस जो है इसको लिखा किसने है, तो यह कृति विशाख दत्त की है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का मैंने अभी रिसेंटली आपको कवर करवाया हुआ है। जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यह जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो सही आंसर इसका शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को जरा ठीक से पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। द्वंद्व प्रारंभ जो हुआ, ये प्रारंभ अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, लेकिन सर्वप्रथम शाहजहां के शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर आक्रमण किया था। लेकिन द्वंद्व प्रारंभ हुआ प्रत्यक्ष रूप से किसके समय में, तो फ्रेंड्स ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता यानी कि जनक कहा जाता है, तो आपको पता होगा राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो था इसी ने सर्वप्रथम जो है फ्रेंड्स, इसी के शासनकाल में कारखाना अधिनियम यानी कि पहला कारखाना अधिनियम जो है इसी के समय जो है पारित हुआ था, और इसको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसको कि लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, इसको निरस्त किया था। कौन, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड रिपन था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो अवध का विलय जो है 1856 में हुआ था, डलहौजी ने किया था, और उस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 1856 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान से सुनिएगा, देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए बहुत सारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिलेगा दूसरे चैनल की तुलना में, वो आपको यहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर जो भी सेट चलाया जाता है वो आपको दिया जाता है। चलिए तो कहीं भी आप लगाइए, लेकिन यहाँ पर एक बार लगा के देखिए, आपको वाकई मज़ा आएगा। देखिए किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा महात्मा कह करके किसने संबोधित किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, सिंपल सा क्वेश्चन, 1873 में किसने किया था, ज्योतिबा फुले जी ने किया था। उसके बाद देखिए अटला देवी मस्जिद या अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, तो यह इब्राहिम शाह सरकी था, ठीक है, इसी के शासनकाल में किया गया था। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के जो राजा थे विजय चंद्र, इन्हीं के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इब्राहिम शाह सरकी। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था, तो यह आपका 1/2 भाग था, ठीक है। अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि जो खम्स होता था, यहाँ मैं लिख देता हूँ खम्स, ठीक है, जिसको कि लूट की धन कहा जाता था, इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ा करके 3/4 भाग कर दिया था। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/2 भाग। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान दिया गया कि समानता का वचन देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा संविधान जो है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प है, और वास्तव में यह लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता हासिल करने का वादा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, और सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ाना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क, यहाँ मैं लिखता हूँ भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को जोड़ करके नागरिकों को उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था। अच्छा वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कितने हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 11 हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, तो यह जो शक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो यह 91वां संविधान संशोधन है, ठीक है, जो केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को जो है निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, तो यह जो है नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है BVR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति पूछा गया है। देखिए, वायसराय जो था इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था, और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये उपाध्यक्ष या उपसभापति इनको बनाया गया था। तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 241 में, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर राज्यों में पूछता कि राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है तो 214 में है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय, ठीक है, शायद मैंने यहाँ पर कहीं उच्चतम न्यायालय बोल दिया होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ। हाई कोर्ट अंग्रेजी में बोल लीजिए, सिंपल है। तो अभी बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर का निर्वाचन होता है ना, यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसको देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? बताइएगा। तो यह आपका इसमें से हो जाएगा मूल अधिकारों का परिवर्तन, ठीक है, मूल अधिकारों का परिवर्तन। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इनको रिट जारी करने का अधिकार है। चलिए, स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशेष क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो कि मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, और इसमें थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, ठीक है, इसमें कंबोडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय प्रवासी दिवस जो है यह 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, लोसुंग जो है त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में बनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप जो है यह संबंधित है बैडमिंटन से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील जो है यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील भी है। रेणुका झील याद रखना है, रेणुका यहाँ मैं लिखता हूँ, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पहले 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये ए और बी, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर सी और डी ऑप्शन है। तो मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इकोसिस्टम का
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है सर्वप्रथम टांसले के द्वारा, एजी टांसले, यहाँ मैं लिखता हूँ एजी टांसले। ठीक है, टांसले मैंने लिख दिया एजी टांसले। ठीक है, याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो 33.33% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? बताइए राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद के हेतु। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु और अन्य जो स्रोत हैं उनसे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? अच्छा, सिमलीपाल। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सिमलीपाल कहाँ पर है? पहले आप नोट कीजिए, उड़ीसा में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नोकरेक मेघालय में है। पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो कंचनजंगा 2002 नहीं होगा, कंचनजंगा जो हो जाएगा ये 2000। ठीक है, तो इसको पूछा गया है कि नहीं है सुमेलित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो यह हाईकोर्ट जो है केरल का हाईकोर्ट है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है? SHWAS बताइएगा। तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के हेतु यह ऐप जारी किया गया है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत ने किया है अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ किया है। 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसैन्य अभ्यास है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ टोंगा, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, रिपब्लिक ऑफ टोंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ILO के बारे में तो स्थापना वर्ष इसका 1919 है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबो है। गिलबर्ट होंगबो, यहाँ मैं लिखता हूँ होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है। ध्यान रखना कहाँ किया गया? फिजी में। अच्छा, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुआ है। फिजी की राजधानी सुआ है, याद रखिएगा। फिजी में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने किया था। S जयशंकर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम जो है ये पूछा गया है। तो भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु NDRF की टीम टर्की और सीरिया भेजा था और इस ऑपरेशन का नाम रखा था दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑप्शन बी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अच्छा, यह जो इंडेक्स जो है ना, यह मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाता है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया, तीसरे पर चाइना और भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत चौथे स्थान पर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान जो है 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन का लगभग 25% योगदान करता है, पहला स्थान हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये अंशु जो है ये संबंधित है कुश्ती से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है हैरी हाउस। ठीक है, हैरी हाउस को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो यह जस्ट लाइक डैट को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक डैट को दिया गया है।
चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी हैं। सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस, इन सब की जो पुस्तक है ये इन्हीं की पुस्तक है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन, 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। उसके बाद देखिएगा कि स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है यह महाराष्ट्र के लातूर में जो है इसको स्थापित किया गया है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, लगभग 70 फुट की ऊंचाई है इसकी। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह शहर जो है यह नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राज्यपाल दिया गया है और राज्य दिया गया है, बताइएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, गणेश लाल, ठीक है। ये गलत है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। तुलसीदास बलराम का, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा खेल से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। तो ये बनी है संगीता वर्मा। कौन बनी है? संगीता वर्मा बनी है। राइट आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया कहाँ पर? तो भोपाल में, ठीक है। 7वां धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है भोपाल में, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर भोपाल। उसके बाद हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 200वां जयंती इनकी मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जरा आप कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें कि यह कितनी लगभग है लंबाई इसकी, तो 15 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति जो बने हैं ये कौन बने हैं? बताइए राइट आंसर। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को जो है चुना गया है। रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे पहले विद्या देवी भंडारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहब धर्माधिकारी को। अप्पा साहब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? इनका नाम क्या है? सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर तक की जाती है, ठीक है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। चलिए, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? म्यांमार से अधिकतम सीमा जो है यह लगती किसकी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सभी अगर बात करें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। उसके बाद देखिए, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको याद है, कॉफ़ी पोर्ट के सेंटोस जो है, सेंटोस बंदरगाह, इसी को कहाँ पर है यह भी पूछा जा सकता है। तो यह ब्राज़ील में है, ठीक है। चलिए, कॉफ़ी बंदरगाह। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है यह किस हिमालय का भाग है? तो यह कुमायूं हिमालय का, ठीक है। कुमायूं हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए, तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप
तो यह प्रवाल के द्वारा निर्मित है, प्रवाल द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा जो है यह किसकी सहायक नदी है, यह आपसे पूछा गया। चलिए यही प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ। एक प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूँ, कमेंट करके आपको बताना होता है। चलिए ये बताइएगा, कई बार आपने दूध गंगा, पेन गंगा ये सब आपने पढ़ा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भार की एसआई मात्रक पूछा गया है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ग्राम जो दिया गया है, ग्राम, किलोग्राम और डाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्थल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो यह क्या है? यह पेरिस्कोप है। क्या है? पेरिस्कोप है। ठीक है, इसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव क्या होगा? दूरी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्क्षेप बल और भार, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो यह कार्य करते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता जो है नहीं है क्या? देखिए, तरंग, आयाम, आवृत्ति जो है, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति ये सभी तरंग की विशेषताएं हैं, जबकि माध्यम नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। बाकी यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन है सारे। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो यह जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? द्रव अवस्था में जो है यह गैलियम है। ठीक है, गैलियम है। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है गैलियम का? तो ये Ga होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए गैलियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अब यहाँ पर देखिए 2 1 यानी कि 3 यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर है, यह किसका होता है? तो यह आपको पता है लिथियम का होता है। 2 6 8 ये ऑक्सीजन का होता है। 8 2 10 1 11 जो है यह सोडियम का होता है। 8 2 10 और 3 13 यह एल्युमिनियम का होता है। तो लिथियम, सोडियम और एल्युमिनियम ये धातु हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है यह गैस है। वही पूछा गया है कौन सा विन्यास जो है किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, नहीं पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान दिया गया क्या लवण होता है? तो जब भी 0 है इसका मतलब पूछा गया है, बताइए। तो वह एक सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस होता है। ठीक है, सशक्त अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में जो है OH माइनस आयन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए क्षार जल में OH माइनस आयन जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। निष्क्रिय गैस हीलियम, और कौन कौन से हैं? नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन है। तो इसमें से हीलियम जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अधातु का व्यापक उपयोग उर्वरक
में पौधे की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, रक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है? ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो यह जो है यह एडिपोज ऊतक है। एडिपोज ऊतक अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाता है? विभेदन, विभेदन है। उसके बाद देखिए पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो यह कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, जबकि पत्तियों में जो लीफ है उनमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों के अनुवांशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेगर मेंडल दिया गया है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जोंक जो होता है यह निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक एनिलिडा में आता है। ठीक है, एनिलिडा में, एनिलिडा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत जो है यह पाया जाता है मछली में, इसमें से मछली में हो जाएगा होमोडोंट। ठीक है, स्तनधारी में अगर पूछेगा तो स्तनधारी में दांत थिकोडोंट पाए जाते हैं, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर इसमें डाइफियोडोंट पाए जाते हैं। तो यहाँ मछली हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, HCl इसका नाम है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु यानी कि वायरस। तो यहाँ पर देखिए चेचक वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है। तपेदिक जो है यह जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय पीसी महालनोबिस थे 1949 में। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलिए तो पीसी महालनोबिस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। यह स्थित है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स यह हैदराबाद में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पूछा गया कि कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है इसमें से औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में इसको कहा जाता है CPI-IW। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 96 से लेकर के 100 तक में मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तब तक फ्रेंड्स आप क्या कीजिए अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2:3। उसके बाद देखिए 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 15 मिनट हो जाएगा। 98 का देख लीजिए राइट आंसर, ये आपका 4 हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 18,400 रुपया हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है 100 नंबर, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1,800 रुपया हो जाएगा।